रिपु सर इंग्लिश क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कॉमन एरर का पार्ट 32, जिसमें कंजंक्शन पर आधारित जो कॉमन मिस्टेक्स पूछे जाते हैं उनको हम देखेंगे। यह कॉमन मिस्टेक जो कंजंक्शन पर आधारित है, इसका यह लास्ट वीडियो है, अर्थात आपको 30, 31 और 32 ये 3 वीडियो जो है आपका कंजंक्शन से रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। सम ऑफ द क्वेश्चंस आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन वेयर एज इजी दैट इवन डल स्टूडेंट्स कुड आंसर देम। देखिए यहाँ पर दैट का प्रयोग है, तो इसका मतलब एज के साथ दैट नहीं आता है। यहाँ पर लिखेंगे सो, क्योंकि सो के साथ दैट आता है। सो दैट ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाई ए कार। सो के साथ दैट आता है, एज के साथ दैट नहीं आता है। अगला क्वेश्चन देखें। माई फ्रेंड इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज योर ब्रदर। देखिए वाक्य आपका निगेटिव में है, तो निगेटिव में एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री नहीं आता है, बल्कि सो एज के बीच में आता है। तो यहाँ पर एज के जगह पर लिखेंगे सो, क्योंकि वाक्य निगेटिव में है। अर्थात एज अफर्मेटिव वाक्य में आते हैं और सो एज निगेटिव वाक्य में आते हैं। Not only she went to Shimla but also stayed there for a month. आप ध्यान देंगे कि not only के साथ but also आया है, ठीक है, लेकिन बैलेंस करके देखते हैं कि दोनों का बैलेंस सही है या नहीं। not only के बाद सब्जेक्ट है प्लस वर्ब है, इसमें but also के बाद वर्ब है, सब्जेक्ट नहीं है। तो नियम क्या है, ये तीनों में आइदर और में, नाइदर नॉर में और नॉट ओनली बट ऑल्सो में, कि दोनों बैलेंस होना चाहिए और वह शब्द जो दोनों के लिए प्रयुक्त हो उसको कॉमन निकाल लिया जाता है। तो सी तो दोनों वाक्य के लिए है सब्जेक्ट, इसलिए ऐसे स्थिति में सी को हम पहले रख देंगे, नॉट ओनली के पहले, तब बैलेंस हो जाएगा। देख लीजिए, सी नॉट ओनली वेंट, नॉट ओनली के बाद वर्ब आया, वेंट टू शिमला बट ऑल्सो स्टेड, फिर वर्ब आया देयर फॉर ए मंथ। अब बैलेंस हुआ। तो ध्यान रखना है कि आइदर और, नाइदर नॉर और नॉट ओनली बट ऑल्सो के प्रयोग में कि दोनों का बैलेंसिंग सही है कि नहीं है। द कमिटी डिसाइडेड नॉट टू अपॉइंट हिम neither for the position of chief nor for that of stenographer। देखिए इसमें नाइदर नॉर का प्रयोग किया गया है। नाइदर नॉर वाले वाक्य में उसके पहले वह वाक्य निगेटिव नहीं होना चाहिए, इसलिए यहां पर से नॉट को हटाएंगे, क्योंकि नाइदर नॉर अपने आप में निगेटिव प्रयोग है। तो द कमिटी डिसाइडेड टू अपॉइंट, नॉट को यहां से हटा देंगे, क्योंकि नाइदर नॉर वाले वाक्य में उसके पहले निगेटिव बना करके नो या नॉट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगला देखें। द एजिटेटिंग स्टूडेंट्स, उत्तेजित, एजिटेटिंग मीन्स उत्तेजित। द एजिटेटिंग स्टूडेंट्स हैड टेकन ए वो नॉट टू रिटर्न टू देयर क्लासेस until their demands were not accepted by the principal। देखिए इसमें until या till दोनों एक ही प्रयोग है, till या until, जब तक नहीं, तो इसका अर्थ अपने आप में निगेटिव है, इसलिए इसके साथ आने वाले वाक्य में नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहां से नॉट हम हटा देंगे, यह पोर्शन गलत था। अशोका हैज
not only built this big theater but also built a few bungalows in this city. देखिए अशोका हैज नॉट ओनली बिल्ट, अब यहां पर आप देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में वाक्य है, अशोका हैज नॉट ओनली बिल्ट दिस बिग थिएटर बट ऑल्सो, अब देखिए ये पास्ट निफिट में हो गया, तो जो आपका नॉट ओनली में जो टेंस रहेगा बट ऑल्सो में वही टेंस रहना चाहिए, तो प्रेजेंट परफेक्ट में है तो यहां पर हम बिल्ट के जगह पर लिखेंगे हैज बिल्ट, क्योंकि देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में हैज नॉट ओनली बिल्ट, ये थर्ड फॉर्म में है, दिस बिग थिएटर बट ऑल्सो हैज बिल्ट। ठीक है, तो नॉट ओनली जिस टेंस में रहेगा बट ऑल्सो उसी टेंस में होगा। यह प्रक्रिया तीन के लिए है, तीन शब्दों के समूह के लिए, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसको ध्यान रखना। सातवां क्वेश्चन है, हार्डली हैड आई रीच द एयरपोर्ट वेयर आई लर्नड अबाउट द पावरफुल बॉम्ब एक्सप्लोजन। देखिए इस वाक्य में हार्डली का प्रयोग हुआ है, तो हार्डली के बाद पहले हेल्पिंग वर्ब आता है तब सब्जेक्ट, यहां पर ठीक है। रीच द एयरपोर्ट ठीक है, वेयर, देखिए हार्डली के साथ वेयर नहीं आता है, हार्डली के साथ वेन आता है या बिफोर आता है, स्कार्सली के साथ भी वेन आता है या बिफोर आता है, नो सुनर के साथ देन आता है, THAN, न कि देन, THEN, देन गलत, क्लियर है। ड्यू टू हिज हेल्थ प्रॉब्लम रोहित रिटायर्ड फ्रॉम द सर्विस लास्ट ईयर। देखिए ड्यू टू का प्रयोग कभी भी वाक्य के शुरू में नहीं होता है, कारण से बताने में आप वाक्य के शुरू में ओविंग टू का प्रयोग करें, ड्यू टू के जगह पर ओविंग टू, तब प्रश्न उठता है कि ड्यू टू का प्रयोग कहां करेंगे। ड्यू टू का प्रयोग सब्जेक्ट और टू बी वर्ब के बाद किया जाता है, जैसे द एक्सीडेंट वाज, द एक्सीडेंट सब्जेक्ट हो गया, वाज टू बी वर्ब, इसके बाद प्रयोग करेंगे ड्यू टू का, तो द एक्सीडेंट वाज ड्यू टू द ड्राइवर्स केयरलेसनेस, द एक्सीडेंट वाज ड्यू टू द ड्राइवर्स केयरलेसनेस, ऐसे प्रयोग इसका किया जाता है। ड्यू टू का प्रयोग सब्जेक्ट और टू बी वर्ब के बाद किया जाता है, इसलिए वाक्य के शुरू में ड्यू टू तो आएगा ही नहीं, इसलिए यहां पर हम ओविंग टू का प्रयोग करेंगे। ओविंग टू का प्रयोग जो है सो बिकॉज ऑफ के अर्थ में या ऑन अकाउंट ऑफ के अर्थ में आपको वाक्य के शुरू में किया जाता है, जिसका मतलब होता है के कारण से। ठीक है, द मैनेजर वॉज डाउटफुल दैट सम ऑफ द क्लर्क्स ऑफ हिज ऑफिस वेयर इन्वॉल्व्ड इन ब्राइबरी। देखिए डाउटफुल का प्रयोग या डाउट, यहां पर ध्यान देंगे, द मैनेजर डाउटेड, द मैनेजर डाउटेड भी रह सकता है या द मैनेजर वाज डाउटफुल, अफर्मेटिव वाक्य हुआ, द मैनेजर डाउटेड या द मैनेजर वाज डाउटफुल, अफर्मेटिव वाक्य है, तो अफर्मेटिव वाक्य में इफ का प्रयोग होता है या वेदर का प्रयोग होता है, इफ या वेदर का प्रयोग होता है, दैट का नहीं। हाँ, अगर यह वाक्य निगेटिव में रहता कि द मैनेजर वाज नॉट डाउटफुल या द मैनेजर डिड नॉट डाउट, निगेटिव वाक्य रहता तब दैट आता। इसका मतलब यहीं पर इसको छांट लें, पढ़ाया भी है आप कंजंक्शन में, देखिएगा कि डाउट या डाउटफुल का प्रयोग अफर्मेटिव वाक्य में हो, किस वाक्य में, अफर्मेटिव वाक्य में, तो इसके साथ इफ या वेदर आता है, और निगेटिव वाक्य में रहने पर डाउट या डाउटफुल का प्रयोग निगेटिव वाक्य में जब रहेगा तब दैट आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं।
Being very often ill and frequently absent, he had no opportunity to finish his work or do much of it in fact. अब इस वाक्य में देखिए, he had no opportunity to finish his work. देखिए यहां पर आया है अपॉर्चुनिटी टू फिनिश, मतलब इन्फिनिटिव लिया है, टू फिनिश हिज वर्क, और तो और के बाद भी जो वाक्य का कंस्ट्रक्शन होना चाहिए जो पहले आया है उसी तरह से आना चाहिए। तो और डू जो लिखा वर्ब, इसके पहले टू लगना चाहिए, क्योंकि देखिए अपॉर्चुनिटी टू फिनिश इन्फिनिटिव आ रहा है। ही हैड नो अपॉर्चुनिटी टू फिनिश हिज वर्क और टू डू, क्योंकि पहला जो इससे पहले जो वाक्य आ रहा है इन्फिनिटिव में आ रहा है, तो और के पहले जो वाक्य का कंस्ट्रक्शन हो उसी तरह से और के बाद भी कंस्ट्रक्शन हम रखेंगे। तो ही हैड नो अपॉर्चुनिटी, इसके बाद देखिए कंस्ट्रक्शन क्या रहा है, इन्फिनिटिव, टू फिनिश हिज वर्क, टू फिनिश इन्फिनिटिव है, और टू डू मतलब और के पहले जो वाक्य का कंस्ट्रक्शन होगा वही और के बाद भी होना चाहिए। ठीक है, तो और के पहले इन्फिनिटिव के रूप में वर्ब आया था, तो यहां पर भी इन्फिनिटिव होना चाहिए, इसलिए यहां आंसर होगा और टू डू। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अनलेस यू रिटर्न हिज बुक ही विल नॉट टॉक टू यू। अब आप देखिए कि इससे टाइम का बोध हो रहा है या शर्त है। जब तक तुम उसकी किताब नहीं लौटाते हो वह तुमसे बात नहीं करेगा। तो क्या है, किताब लौटाना टाइम है या शर्त है? शर्त है। तो कंडीशन बता रहा है, तो कंडीशन में अनटिल था, यहां पर अनटिल यू रिटर्न, तो यहां पर हम अनलेस का प्रयोग करेंगे। अनलेस यू रिटर्न हिज बुक ही विल नॉट टॉक टू यू। जब तक, अगर तुम, हाँ जब तक है, सॉरी इसको देख लीजिए, यहां पर अनलेस लिखा हुआ था। अनलेस यू रिटर्न हिज बुक ही विल नॉट टॉक टू यू। कब तक बात नहीं करेगा? जिस समय तक तुम उसकी किताब लौटा नहीं देते हो। तो यह कंडीशन नहीं है, ध्यान रखेंगे, यह टाइम बता रहा है। तो टाइम बताने में जब तक नहीं के अर्थ में टिल या अनटिल का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर होना चाहिए अनलेस के जगह पर अनटिल। अनटिल यू रिटर्न हिज बुक ही विल नॉट टॉक टू यू। ठीक है, तो 11 क्वेश्चन में आपने देखा कि अनलेस का प्रयोग जो है कंडीशन व्यक्त करता है। तो यह कंडीशन नहीं है, बता रहा है, यह बता रहा है कि वह तुमसे बात नहीं करेगा। कब तक? जब तक तुम उसकी किताब नहीं लौटा देते हो। तो एक टाइम का बोध करा रहा है। तो टाइम बताने में आपका अनलेस नहीं आता है बल्कि अनटिल आता है, UNTIL। ठीक है, तो अनटिल का प्रयोग यहां पर अनलेस के स्थान पर करेंगे। तो दोनों में अंतर समझ में आया कि अनटिल जो है सो कंडीशन बताता, सॉरी अनलेस कंडीशन बताता है, और अनटिल टाइम, अप टू द टाइम व्हेन, जब तक नहीं। तो आप बता सकते हैं किसी को अंतर कि अनलेस और अनटिल में क्या अंतर है? अनलेस शोज कंडीशन वेयर एज अनटिल शोज टाइम। तो यहां पर टाइम का बोध करा रहा है, इसलिए अनलेस के जगह पर यहां अनटिल का प्रयोग करेंगे। टेक एन अम्ब्रेला विथ यू इफ इट रेन्स। तुम अपने साथ एक छाता ले लो यदि वर्षा हो जाती है तो
तो देखिए इसका मतलब है कि इफ वाले वाक्य से कंडीशन का बोध होता है, तो यहाँ कंडीशन नहीं है बल्कि यहाँ संभावना है पानी पड़ने की। तो टेक एन अम्ब्रेला विथ यू, तुम अपने साथ एक छाता ले लो, कहीं वर्षा न हो जाए, मतलब वर्षा होने की संभावना है। तो इफ संभावना व्यक्त नहीं करता है बल्कि संभावना इन केस व्यक्त करता है, इसको ध्यान रखेंगे। इन केस इट रेन्स, इफ और अनलेस दोनों कंडीशन व्यक्त करते हैं, जबकि अनटिल टाइम व्यक्त करता है और इन केस संभावना। जैसे टेक दिस मेडिसिन, यह दवा खा लेना। अब खाली स्थान छोड़ते हैं कि इफ भरेंगे या इन केस। यू फॉल इल, यदि तुम बीमार पड़ जाते हो, यह तो कंडीशन नहीं है कि यह दवा खा लेना। यदि तुम बीमार पड़ जाते हो, मतलब यदि तुम बीमार पड़ जाते हो का मतलब तुम बीमार पड़ सकते हो, ऐसी संभावना है। तो यदि बीमार पड़ जाओगे तब दवाई लेना, नहीं पड़ोगे तो उसको रखे हुए रहना। तो यह संभावना व्यक्त कर रहा है। तो यदि से यदि संभावना व्यक्त हो तो आप इफ का प्रयोग न करके इन केस का प्रयोग करें। तो टेक दिस मेडिसिन इन केस यू फॉल इल, न कि इफ यू फॉल इल, यह गलत होगा। As there was only one taxi available, I had no other alternative but to pay the fare demanded by the driver. आप देखिए इसमें अदर का प्रयोग है, तो अदर के बाद बट नहीं आता है बल्कि देन का प्रयोग करते हैं। अदर के साथ देन आता है, बट नहीं आता है। The reason we have not been able to pay income tax is due to fact that we did not receive pay on time. देखिए द रीजन वाले वाक्य में the reason we have not been able to pay income tax is due to fact, मतलब द रीजन वाले वाक्य में सिर्फ दैट आता है। ड्यू टू फैक्ट या ओविंग टू या ड्यू टू या बिकॉज का प्रयोग गलत होता है। तो द रीजन के साथ दैट आता है, तो दैट तो है ही, इसलिए यहां पर सिर्फ इज रखेंगे, ड्यू टू फैक्ट को हटा देंगे। तो सही क्या हो जाएगा? The reason we have not been able to pay income tax is that, due to fact या owing to fact या because, यहां पर प्रयोग करना the reason वाले वाक्य में गलत है। ठीक है। For he cannot do a lot of work at a time, he rejects many offers. देखिए कारण बताने में फॉर का प्रयोग किया जाता है। जैसे सी कैनॉट वॉक फास्ट, वह तेजी से नहीं चल सकती है। फॉर सी इज 90, क्योंकि वह 90 साल की है। तो फॉर का प्रयोग जो है एक क्लॉज के बाद किया जाता है, कभी भी फॉर का प्रयोग वाक्य के शुरू में नहीं किया जाएगा। तो यहां पर आप चूंकि के अर्थ में कारण बताने के लिए एज का प्रयोग कर सकते हैं, सिंस का प्रयोग कर सकते हैं, या कारण बताने में यहां पर बिकॉज का भी प्रयोग कर सकते हैं। फॉर का प्रयोग कारण बताने में वाक्य के शुरुआत में नहीं होगा। इज इट क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। I was almost 5 years ago since Rahul wrote a letter to me to remind me of my lapses. देखिए टाइम के साथ जब एगो का प्रयोग हो, टाइम के साथ एगो प्रयोग हो तो इसके साथ सिंस का प्रयोग नहीं होता है बल्कि दैट का प्रयोग होता है। टाइम प्लस एगो के बाद सिंस का प्रयोग नहीं होता है, दैट का प्रयोग होता है। इसलिए यहां सिंस के जगह पर हम दैट का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन,
द टीचर सजेस्टेड टू मी दैट आई शुड डू ऑल द वर्क एज क्विकली लाइक हर। देखिए, दो के बीच जब तुलना किया जाता है तो वह एज के बीच में आता है, उसमें लाइक नहीं आता है। तो सही क्या होगा? एज क्विकली एज। जब यहां पर एज लिखेंगे तो जब तुलना दो सब्जेक्ट के बीच हो रहा है, किसके किसके बीच हो रहा है? आई और सी के बीच में हो रहा है, तो यहां पर जब एज से इसको जोड़ेंगे तो अंतिम जो सब्जेक्ट रहेगा वह सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस में होगा। यहां पर आप हर के जगह पर सी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे राम इज एज टॉल एज आई, मी नहीं करेंगे। क्या नियम? जब दो सब्जेक्ट के बीच तुलना किया जा रहा हो तो दोनों सब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस में ही होंगे। यहां ऑब्जेक्टिव केस के रूप में गलत प्रयोग होगा। तो सही क्या हुआ? आई शुड डू ऑल द वर्क एज क्विकली एज सी। सी का मतलब हो गया कि क्विकली सी डज, आगे वर्ब छिपा हुआ है। तो आप दो तुलना में समझ गए। एक और एग्जाम्पल लीजिए। राम इज नॉट, निगेटिव हो गया तो सो एज के बीच में लाएंगे पॉजिटिव डिग्री। राम इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज ही या हिम। निश्चित रूप से ही आना चाहिए क्योंकि दो सब्जेक्ट के बीच में तुलना है। तो यहां पर हिम का प्रयोग गलत होगा, ही का प्रयोग होना चाहिए। क्या रूल? जब दो सब्जेक्ट के बीच उसके गुण या अवगुण को लेकर के तुलना किया गया हो तो दोनों सब्जेक्ट जो हैं नॉमिनेटिव केस अर्थात सब्जेक्ट के रूप में ही होंगे। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। दे स्टूड अप एज सुन एज राहुल्स एंट्री। देखिए, एज सुन एज के बाद एक क्लॉज आता है, राहुल्स एंट्री नहीं होना चाहिए, एक क्लॉज नहीं है। तो क्या होना चाहिए? एज सुन एज राहुल इंटर्ड, राहुल इंटर्ड। तो एज सुन एज के साथ जो है एक पूरा क्लॉज आना चाहिए, मतलब सब्जेक्ट और वर्ब आना चाहिए, ठीक है। तो एज सुन एज के साथ यहां जो राहुल्स एंट्री दिया है यह गलत है, यह क्लॉज नहीं है। तो एज सुन एज के साथ एक क्लॉज आना चाहिए। क्लॉज का मतलब जिसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब हो। When Jaya was watching TV, when Jaya was watching TV, her brother was playing. कहता है कि जब एक ही समय में दो कार्य हो रहा हो, एक ही समय में दो कार्य हो रहा हो तो उस वाक्य में when का प्रयोग नहीं होता है बल्कि while का प्रयोग होता है। जैसे जया टीवी देख रही थी, उसका भाई खेल रहा था, एक ही समय में दो कार्य है। तो बताना है कि जब जया टीवी देख रही थी उसका भाई खेल रहा था। तो इसलिए यहां पर जब के अर्थ में व्हेन के जगह पर व्हाइल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। शी हैड नॉट टेकन एनी वार्म क्लोथ्स विथ हर। वह अपने साथ कोई जो है सो वार्म क्लोथ्स नहीं ले गई थी, तो सो दैट ही फेल्ट कोल्ड। अब देखिए, ये परिणाम बता रहा है, नहीं लगाई थी तो उसको क्या हुआ? ठंडा महसूस हुआ। तो डायरेक्ट जो उसका परिणाम बताता है तो परिणाम बताने में सो दैट नहीं आता है, सिर्फ सो का प्रयोग होगा, दैट को हटाना पड़ेगा। दैट पर्पस बताता है। जैसे ही इज वर्किंग हार्ड, वह कठिन परिश्रम कर रहा है ताकि वह एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर सके,
तब सो दैट, ताकि, तो सो दैट ही मे गेट ए गुड जॉब, सो दैट ही मे गेट ए गुड जॉब। सो दैट के बाद सब्जेक्ट प्लस मे या माइट होता है। तो मे कब करेंगे? जब पहला वाक्य प्रेजेंट टेंस में हो। तो ही इज वर्किंग हार्ड, प्रेजेंट टेंस में है, he is working hard, he is working hard so that he may get a good job। may किए क्योंकि पहला वाक्य प्रेजेंट में था। अब दूसरा वाक्य देखिए, he was working hard, वह कठिन परिश्रम कर रहा था, पास्ट में हो गया। तो so that he might, क्यों might किया? क्योंकि इससे पहले वाला वाक्य पास्ट में है। so that he might get a good job। तो so that के जगह पर ताकि के अर्थ में in order that का भी प्रयोग कर सकते हैं, so that या in order that, ठीक है। और ये भी रूल याद रखना है कि so that या in order that के बाद जो आगे का वाक्य आएगा उसमें सब्जेक्ट के बाद may का प्रयोग कब करेंगे? जब पहला वाक्य प्रेजेंट में हो। माइट का प्रयोग कब करेंगे? जब पहला वाक्य पास्ट टेंस में। तो सो दैट या इन ऑर्डर दैट के साथ जो आने वाले वाक्य हैं उसमें सब्जेक्ट के बाद कब में लगेंगे और कब माइट लगेंगे, समझ में आ गया? ठीक है। तो यहां पर तो परिणाम बता रहा है, अपने साथ कपड़ा नहीं ले गई थी इसलिए उसको ठंड महसूस हुई। तो सिर्फ यहां पर सो का प्रयोग करेंगे, सो दैट का नहीं, क्योंकि सो दैट ताकि के अर्थ में किसी कार्य को करने का उद्देश्य बताता है। अंतिम क्वेश्चन देखिए, शी आस्क्ड द कंडक्टर दैट इफ ही न्यू वेयर द म्यूजियम वाज। देखिए, शी आस्क्ड द कंडक्टर इंट्रोगेटिव वाक्य है, तब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्थान पर इफ या वेदर लगा है, यहां पर इफ या वेदर भी आ सकता है। तो इंट्रोगेटिव वाक्य मतलब यस या नो जानने के लिए क्वेश्चन पूछा गया है, हेल्पिंग वर्ब से रहे या मॉडल वर्ब से रहे। तो चूंकि यस या नो से प्रश्न करना है, उसको जानकारी लेना है कि यस या नो, तो वैसे वाक्य में इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं इंट्रोगेटिव वाक्य में। तो उस इंट्रोगेटिव वाक्य में कॉमा डबल कॉमा के स्थान पर जब इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं तो उसके पहले दैट का प्रयोग नहीं करेंगे, दैट का प्रयोग गलत होगा। तो इंट्रोगेटिव वाक्य में आप पढ़े होंगे आरवी को आस्क्ड में बदलते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। तो इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं इंट्रोगेटिव वाक्य में यदि इंट्रोगेटिव वाक्य हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब से पूछा जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब से जो क्वेश्चन पूछा जाता है उससे जानकारी ली जाती है यस या नो। जैसे आर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे हो? यस आई एम, या नो आई एम नॉट। डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो? यस आई डू, नो आई डू नॉट। तो इसका मतलब कि इंट्रोगेटिव वाक्य हेल्पिंग मॉडल से जो पूछा जाता है उससे जानकारी ली जाती है कि यस या नो। तो यस या नो वाला वाक्य है तो उसमें इंट्रोगेटिव वाक्य में कॉमा डबल कॉमा के स्थान पर इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। तो उस स्थिति में इसके पहले दैट का प्रयोग नहीं करते हैं, दैट का प्रयोग यहाँ पर गलत था। इस तरह से आपका जो कॉमन एरर का जो पार्ट 32 था जिसमें कंजंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए उसको मैंने आपके सामने रखा। तो आशा करते हैं कि आप अपने छोटे छोटे जो कमियां हैं उस पर ध्यान देंगे ताकि आप तेजी से आगे बढ़ सकें, अगले चैप्टर की ओर बढ़ सकें। तो अभी मैं चैप्टर वाइज जो कॉमन मिस्टेक दे रहा हूं चैप्टर वाइज, उसके बाद सब चैप्टर से मिला करके दूंगा ताकि इसमें क्या होता है कि आपको कंजंक्शन पर फोकस आ गया, उसमें आपको सारा चैप्टर पर फोकस रखना पड़ेगा। तो उसके पहले जो है चैप्टर वाइज क्लियर करना जरूरी है ताकि
सारे चीज को लेकर के हम कॉमन जो मिस्टेक पूछा जाता है उसको हल कर सके। तो पहले चैप्टर वाइज खत्म करेंगे, उसके बाद तब हम मिला कर करके कॉमन मिस्टेक देंगे, तब और अच्छा लगेगा आपको, और आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है कॉमन मिस्टेक को पता लगाने में बहुत तेजी से काम करेगा। ठीक है, धन्यवाद।